हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से कोई भी वैल्यू एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को पास करता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो एक मैं सैम्पल क्लास बना लेता हूँ कि किस बारे में हम लोग पहले नंबर पे बात कर रहे हैं, उसका आइडिया क्लियर हो जाए, देन इट विल बी इजी। क्लास सैम्पल बना लिया। अब इसके अंदर एक फंक्शन है ऐड करके, ठीक है। ऐसे करके मैं ब्लैंक सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरीके से वैल्यूज़ काम करती हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या किया, इस क्लास सैम्पल का हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सैम्पल s1 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल, ऐसे करके बना लिया। और यहाँ पर s1 डॉट ऐड करके ऐसे करके इस फंक्शन को कॉल किया। सपोज़ यहाँ पे वैल्यू 10 और 20 दो वैल्यू पास कर रहे हैं, और यहाँ पर एक वेरिएबल z ऐसे करके लिखा हुआ है जो इस तरीके से काम कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, दो पैरामीटर ले लिए x, यहाँ पे ले लिया w। अब हम लोग जो आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं इस फंक्शन कॉल के बारे में। जब ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी तो उस केस में जावा कंपाइलर का कंट्रोल उठ करके यहाँ से यहाँ पर आएगा और इस फंक्शन को ऐड फंक्शन जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं, जब ये कंट्रोल उठ करके यहाँ पर फंक्शन कॉल, जब रिज़ल्ट फंक्शन कॉल जब एग्जीक्यूट होगी तो ये जो कंट्रोल उठ करके यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो ये वैल्यूज़ 10 और 20 को ले करके जाएगा। तो अब यहाँ से वैल्यू, यहाँ से कंट्रोल उठ करके आने के बाद यहाँ पर जाने के बीच में दो तरीके हैं। किन दो तरीक़ों से जा सकता है? एक होता है तरीका पास बाई वैल्यू, दूसरा है आपका तरीका पास बाय रेफरेंस। तो बेसिकली ये दो तरीके, इन्हीं दो तरीक़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पास बाय वैल्यू में क्या होता है, पास बाय रेफरेंस में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन पास बाय वैल्यू का, कि पास बाय वैल्यू में किस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ से उठ करके वहाँ तक जाती हैं। उस केस में जल्दी से फिर से एक सैम्पल क्लास बना लेते हैं। क्लास, अब की बार हम लोग पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं लिखना जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया था। क्लास सैम्पल बना लिया और यहाँ पर इंट ऐड करके एक फंक्शन ले लिया, इसमें दो पैरामीटर्स डाल दिए, इंट x और इंट y, इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या किया, इंट z करके ऐसे करके इनका एडिशन परफॉर्म किया x प्लस वाई, और क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है तो जो लास्ट लाइन इस फंक्शन में होने वाली है वो आपका होगा रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न z, इस तरीके से डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया जिसके अंदर से हमको क्या होगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी फंक्शन बनाने के बाद वो वैसा ही पड़ा रहेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम लोग उसको कॉल नहीं करेंगे। अब क्योंकि ये आपका नॉन स्टैटिक फंक्शन है तो इसलिए इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले जिस क्लास के अंदर ये फंक्शन है उसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब नॉन स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इस सीरीज़ का जो इससे पहले वाला वीडियो उसको आप लोग देख सकते हैं। फंक्शन और मेथड के बारे में आपको याद आ जाएगा किस तरीके से। सैम्पल s1 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल, ये लाइन आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए, इस तरीके से ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट हो गया। और अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा s1 डॉट ऐड, ऐसे करके लिखा। और यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले दो वेरिएबल्स ले लिए, a में वैल्यू 10 डाल दी, b में वैल्यू 20 डाल दी। और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स a और b को पास कर रहे हैं। अब क्योंकि ये फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के बाद एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया इंट p जो कि इसकी वैल्यू को होल्ड करेगा। और इसके बाद क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दिया। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह की भी कमी है और टाइम बचाने के लिए।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके p को इस तरीके से प्रिंट कर दिया, मेन फंक्शन ख़त्म हो गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जावा कंपाइलर, बहुत सी चीज़ें आपको रिपीटेड ही मिलने वाली हैं। इस केस में जावा कंपाइलर का कंपाइलेशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन से आया, ऐसे करके क्या हुआ, वेरिएबल a ऐसे करके क्रिएट हो गया इस तरीके से। डेटा टाइप इसका कितना है, इंटीजर है, वैल्यू 10 आ गई, और बगल में एक वेरिएबल b क्रिएट हो गया, इसका वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ये दोनों वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। अब क्या होगा, अब इसको करने के बाद एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके सैम्पल s1 करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसमें कोई भी फंक्शन मॉडिफायर यहाँ पर यदि यूज़ हुआ होता है स्टैटिक, तो हम इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। क्योंकि ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है, इसीलिए हमको कोई भी फंक्शन का मॉडिफायर नहीं चाहिए। तो उस केस में सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये वाली लाइन जो फंक्शन कॉल है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, जावा कंपाइलर सबसे पहले ढूंढेगा ये ऐड फंक्शन कहाँ पर है, तब उसे पता चलेगा ये ऐड फंक्शन के पहले डॉट लगा करके s1 लिखा हुआ, दैट मीन्स ये s1 ऑब्जेक्ट किस क्लास की है, सैम्पल क्लास की है। मतलब सैम्पल क्लास के अंदर ये फंक्शन ऐड है जो एग्जीक्यूट होगा। अब जावा कंपाइलर देखेगा कि ऐड फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए उसकी डिपेंडेंसी क्या है, उसको क्या चीज़ें चाहिए। तो पता चला इसको देखने के बाद इसको 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ चाहिए। तो जावा कंपाइलर ने ये चीज़ मैच करी यहाँ पर फंक्शन कॉल से। तो फंक्शन कॉल में आप देख रहे हो 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ यहाँ पर है, दैट मीन्स यही वो फंक्शन है जो मैच करेगा। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पे फंक्शन के सिग्नेचर जावा कंपाइलर ने मैच किए, फंक्शन के सिग्नेचर मैच हो गए, दैट मीन्स दिस इज़ द सेम फंक्शन विच विल बी एग्जीक्यूटेड। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से कंट्रोल उठ करके यहाँ पर आया। अब सारा का सारा खेल यहीं पे होने वाला है। जब कंट्रोल उठ करके यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या ऐड फंक्शन है। अब यहाँ पे इंट x इंट y है, मतलब हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। ये वेरिएबल x है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, और ये वेरिएबल y है, इसका भी डेटा टाइप इंटीजर है। अब क्या होगा कि जो वैल्यू यहाँ से a और b, a में वैल्यू कितनी थी 10, b में वैल्यू कितनी थी 20, वो उठ करके यहाँ पर आएगी। तो x में वैल्यू 10 आ जाएगी, y में वैल्यू 20 आ जाएगी। दैट मीन्स ये जो वेरिएबल्स थे यहाँ पर, ये वैल्यूज़ कॉपी हो जाएंगी नई मेमोरी लोकेशन पर। ये वेरिएबल्स की वैल्यू कॉपी हो जाएंगी नई मेमोरी लोकेशन पर। तो a की वैल्यू कॉपी हो गई x में, b की वैल्यू कॉपी हो गई 20 में। तो ये क्या हुआ, ये वेरिएबल्स की एक कॉपी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऐड फंक्शन के अंदर जो भी काम होगा वो इन्हीं 2 वेरिएबल्स पे होगा, किस पे, x पर और y पर। अब देख रहे हो इंट z है, तो क्या हुआ, एक नई मेमोरी लोकेशन z क्रिएट हो गई जो कि क्या करेगी, इंटीजर वैल्यूज़ को होल्ड करेगी, और यहाँ पर x प्लस वाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू 30 आ जाएगी। और क्या होगा, रिटर्न z, रिटर्न z से क्या होगा, वेरिएबल z पर जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू z लेकर के वापस कंट्रोल आपका यहाँ पर आ जाएगा जहाँ से कंट्रोल उठ करके गया था। अब ये जो फंक्शन कॉल है जो कि आपका पीले में इनक्लोज है, इसका जो रिजल्ट आया वो आया 30। सीधी सी बात है, जावा कंपाइलर यहाँ से दोनों वैल्यूज़ को ले करके गया, एडिशन परफॉर्म किया, एडिशन परफॉर्म करने के बाद इंटीजर टाइप की वैल्यू लेकर के वापस आ रहा है। तो यहाँ पर एक नई मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई जिसका नाम है p, और इस p का डेटा टाइप है इंटीजर, और इसमें वैल्यू 30 आकर के स्टोर हो गई, जिस वैल्यू को हम लोग बाद में प्रिंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हुई, जावा कंपाइलर उठ करके यहाँ पे गया, वैल्यूज़ को लेकर के गया। और अभी हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड्स में ही देखा था यहाँ पर इस तरीके से कि जब यहाँ से फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर कंट्रोल जाएगा, उसी के बीच में सारा का सारा खेल होना है। 2 तरीके से वैल्यूज़ पास होती है, एक होती पास बाई वैल्यू, एक होती पास बाई रेफरेंस। तो अभी के एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं पास बाई वैल्यू। पास बाई वैल्यू को कैसे डिफाइन करोगे, अच्छा उससे पहले एक और 2 टर्म्स आते हैं। एक आता है एक्चुअल पैरामीटर और दूसरा आता है फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जो आपके फंक्शन कॉल में होते हैं। यहाँ पर a और b ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पर ये जो फंक्शन के पहली लाइन में, मतलब फंक्शन की डेफिनीशन में जो पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, दे आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर्स।
तो जब आपसे पूछा जाएगा एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन की कॉल में यूज़ होते हैं, फंक्शन के कॉल के साथ लिखे गए होते हैं, वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन की डेफिनीशन में लिखे गए होते हैं, उनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो ये दोनों पैरामीटर के टाइप हो गए। अब बात आई पास बाय वैल्यू की, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो जब आपके एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो रही है, जब आपके एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये कॉपी हो रही है, इसकी कॉपी क्रिएट हो रही है। एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो रही है, तो इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू। ये जो प्रोसीजर है ये कहलाता है पास बाय वैल्यू। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेन एवर द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर गेटिंग कॉपीड इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स, इट इज़ नोन एज पास बाय वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन कॉल में होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन डेफिनीशन में होते हैं। तो पास बाय वैल्यू की क्या डेफिनीशन बनी, जब आपके एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी फॉर्मल पैरामीटर्स में बन रही होती है तो इसको पास बाय वैल्यू कहते हैं। अब इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान ये है कि जो आपका स्पेस कंजम्पशन है वो डबल हो रहा है। कैसे डबल हो रहा है, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स के केस में सिर्फ दो मेमोरी लोकेशन एलोकेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये, दो ये, तीसरी ये, चौथी है, चार मेमोरी एलोकेशंस। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस कंजम्पशन डबल हो रहा है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरी बात करें यदि एडवांटेज की, तो एडवांटेज पे ये है क्योंकि इसकी एक कॉपी बन रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है, कॉपी बनने से क्या हो रहा है कि जो यदि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो गया, इस फंक्शन ऐड के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो एक्चुअल वैल्यूज़ हमारे पास सेव हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ये हमारे पास कॉपी बन गई। अब इस पर हम लोग खेल कर रहे हैं, इसमें कुछ भी 3-5 हुआ तो एक्चुअल वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉपी बनने से क्या हुआ, जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो आपकी सेव है, मतलब वो जो आपका एक्चुअल जो आपका एक्चुअल पैरामीटर्स है वो सेव हैं, क्योंकि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, हम लोग इस ऐड फंक्शन के अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं। तो ये इससे एक बेनिफिट हुआ। अब आगे चलते हैं, जो अगला हमारा टाइप है वो है पास बाय रेफरेंस का। पास बाय रेफरेंस स्टार्ट करने से पहले पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में एक डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ यहाँ पर ऐसे करके इंग्लिश का लिखा हुआ है। अब आपके इंग्लिश टीचर ने क्या बोला, इंग्लिश टीचर ने बोला इसमें कुछ फॉल्ट्स हैं दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई, और हमारे पास यहाँ पर चुन्नू, मुन्नू और ये कालू ऐसा करके 3 बच्चे हैं। ये है चुन्नू, ये है मुन्नू और ये है कालू, ऐसे करके 3 बच्चे हैं। तो एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका है कि मैडम ने ये ओरिजिनल पेपर ही सर्कुलेट कर दिया। ये ओरिजिनल पेपर चुन्नू के पास पहुंचा, इसने कुछ गलतियां ऐसे करके हाईलाइट करी, फिर यही ओरिजिनल पेपर मुन्नू के पास पहुंचा, यहाँ पर उसने कुछ गलतियां हाईलाइट करी, फिर यही पेपर कालू के पास पहुंचा, यहाँ पर इन्होंने कुछ गलतियां हाईलाइट करी। ये तो हुआ केस 1। केस 2 हुआ, केस 2 के केस में उन्होंने क्या किया, आपकी इंग्लिश टीचर ने ऐसे करके अलग अलग कॉपीज़ बना ली। ये हुआ कॉपी 1, मतलब ज़ेरॉक्स निकलवा लिए, ये हुआ कॉपी 1, ये हुआ कॉपी 2 ऐसे करके, और ये हुआ कॉपी 3। तो क्या किया आपके इंग्लिश टीचर ने, ऐसे 3 डिफरेंट कॉपीज़ बनवा ली, सबकी एक सेपरेट कॉपी है। चुन्नू की एक सेपरेट कॉपी यहाँ पे कॉपी 1 है, मुन्नू की सेपरेट कॉपी कॉपी 2 है, कालू की सेपरेट कॉपी कॉपी 3 है। अब बाय मिस्टेक सपोज यहाँ जो शीट चुन्नू को दी गई, चुन्नू ने इस शीट पर क्या किया, इंक फैला ली। तो इंक फैला लेने से क्या हुआ, ओरिजिनल कॉपी पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ओरिजिनल कॉपी अभी भी हमारे टीचर के पास है, हमारे इंग्लिश टीचर के पास है। तो यदि उनको इसकी जो शीट ख़राब हो गई चुन्नू की, यदि इनको इसको फिर से कॉपी देनी होगी तो क्या करेंगे, इंग्लिश टीचर इसकी ज़ेरॉक्स निकाल के दे देंगे। यदि इसी तरीके से मुन्नू की शीट ख़राब हो गई तो मुन्नू को ज़ेरॉक्स निकाल के दे देंगे, कालू की शीट ख़राब हो गई तो कालू को ज़ेरॉक्स निकाल के देंगे। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में पेपर का वेस्टेज हो रहा है।
पेपर का वेस्टेज हो रहा है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है कि शीट ख़राब हो गई तो तुरंत दूसरी शीट ज़ेरॉक्स होकर के मिल जाएगी। जो केस 1 है यहाँ पर ओरिजिनल शीट ही आगे जा रही है। यहाँ पर क्या है, पेपर तो सेव हो रहा है लेकिन यहाँ पर रिस्क है। क्या रिस्क है, यदि चुन्नू ने अपनी शीट पर इंक गिरा दी तो मुन्नू को फिर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मुन्नू ने अपनी शीट फाड़ दी तो कालू को देखने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम शीट सर्कुलेट हो रही है और हमारे पास यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन नहीं है। यदि इंग्लिश टीचर चाहें भी तो भी क्या कर सकते हैं, वो इसकी कॉपी नहीं निकलवा सकते क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल शीट ही सर्कुलेट कर दी है। तो ये चीज़ हुई। तो अब यदि इसको अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करें तो ये जो केस 1 है ये है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस का मतलब है इसमें कोई भी कॉपी नहीं बन रही है, ओरिजिनल डेटा ही सर्कुलेट हो रहा है। और ये जो केस 2 है बेसिकली ये है पास बाय वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिनल डेटा की कॉपी क्रिएट हो रही है। अब दोनों में एक एक एडवांटेज है, एक एक डिसएडवांटेज है। पास बाय रेफरेंस में रिस्क है, यदि चुन्नू ने मुन्नू ने किसी ने ख़राब कर दी अपनी ओरिजिनल शीट तो फिर वो ओरिजिनल शीट रिट्रीव नहीं हो सकती, वापस हमको नहीं मिल सकती और उसमें क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पेपर का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है केस 1 में, सॉरी केस 2 में पेपर का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, केस 1 में पेपर कम वेस्टेज हो रहा है। केस 2 में सबके पास कॉपीज़ है तो यहाँ पर रिस्क कम है, मतलब एक की कोई शीट ख़राब हो गई तो भी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास सेव है, हम लोग उससे इसमें फिर से इसको ज़ेरॉक्स करा करके दे सकते हैं। तो बेसिक मेन डिफरेंस यही हुआ पास बाय वैल्यू। अब फिर से यदि पास बाय वैल्यू पे आएँ तो पास बाय वैल्यू में क्या हो रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल्स की कॉपी बन रही है। बट अभी हम लोग जो पास बाय रेफरेंस देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही सर्कुलेट हो रही है। चलिए अब देखते हैं पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस का यदि मैं यहाँ पर कोड लिखूँ तो इस तरीके से आपने बना दिया क्लास सैम्पल, और क्लास सैम्पल के अंदर आपने यहाँ पर ले लिया इंट a इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल्स टू 20, और यहाँ पर आपने क्या किया, एक फंक्शन फिर से सेम ही फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर डाल दिया इंट ऐड, और यहाँ पर क्या किया, अब की बार हम लोग सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिया p। अब यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर इंट z लिया और लिया p.a प्लस p.b इस तरीके से, और यहाँ पर क्या कर दिया, रिटर्न z कर दिया, इसको बंद कर दिया। उसके बाद आगे डाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args आपका ऑप्शनल है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमको दो ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, सैम्पल s1 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल, और इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट और बनाई सैम्पल s2 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल। अब यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, इधर की तरफ ले आऊँ तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ा, ऐड फंक्शन है, नॉन स्टैटिक फंक्शन है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने में हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ये क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको z में डाल दिया, यहाँ पे लिखा s1 डॉट ऐड, और यहाँ पे क्या किया, s2 को पास कर दिया, ठीक, ये यहाँ बंद हुआ, ये यहाँ बंद हुआ। अब इस केस में होगा क्या, इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझते हैं। ये क्लास आपकी सैम्पल है, ठीक है, सैम्पल क्लास के अंदर यहाँ पर आ गया इंट a, यहाँ पे आ गया b। अब इसका ऑब्जेक्ट बना, कितने ऑब्जेक्ट बने, दो ऑब्जेक्ट बने, कौन कौन से, s1 बना जिसके अंदर भी क्या हुआ, a इस तरीके से आ गया, b इस तरीके से आ गया, ऑब्जेक्ट s2 बना, ऑब्जेक्ट s2 के अंदर भी क्या आ गया, इस तरीके से a आ गया इस तरीके से b आ गया। अब इस केस में पास बाय रेफरेंस में कोई भी आपका कॉपी नहीं बनेगा, सब कुछ जो काम होगा वो ओरिजिनल डेटा पे होगा। कैसे ओरिजिनल डेटा पे काम हो रहा है, अब इस केस में जब यहाँ पर कंपाइलर पहुँचेगा, ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी, तो उस केस में क्या होगा, ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। अब इस केस में क्या होगा,
ऐड फंक्शन तो कॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, इसे सैम्पल क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए इस फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए, मतलब पैरामीटर। यहाँ पर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, सैम्पल क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट s2 पास कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ राइट। अब क्या होगा, ये पूरा पूरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। अब जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे इंट z इक्वल्स टू पी डॉट ए इक्वल्स टू पी डॉट बी, उस केस में ये वाली कॉल के लिए s1 डॉट ऐड कॉल के लिए क्या होगा, यहाँ पर सब जगह यहाँ पर कौन सी वैल्यू उठ करके आई, s2 वैल्यू उठ करके आई। तो इस ऐड फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पर लिखा p डॉट ए पी डॉट बी, एक्चुअली में ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा, s2 डॉट ए प्लस s2 डॉट बी। ये कहीं पर आपको दिखेगा नहीं इस तरीके से s1 और s2 लिखा हुआ है, s1 डॉट ए s2 डॉट बी, बट इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट s2 उठ करके यहाँ पर आ रही है। तो उस केस में यहाँ पर जहाँ जहाँ पे यहाँ पे p है, तो अब इस कोड के अंदर जहाँ जहाँ पे p लिखा हुआ सब जगह s2 डॉट ए हो जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर z की जगह यदि मैं कर दूँ यहाँ पर p डॉट ए इक्वल्स टू इस तरीके से p डॉट ए प्लस p डॉट बी, तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर s2 के यहाँ पर s की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर s की जगह फिर से आ जाएगा s2 डॉट ए। तो बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से जावा कंपाइलर को दिखेगा, जावा कंपाइलर इसको कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट करेगा, ये आपको कोड में कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन जावा कंपाइलर इस कॉल के लिए इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा, समझेगा। तो उस केस में यहाँ पर वैल्यू s1 के a की भी 10 थी, b की भी 20 थी, यहाँ पर भी वैल्यू 10 थी, यहाँ पे वैल्यू 20 थी। तो उस केस में जब ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, इसको यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जगह है, s2 डॉट ए प्लस s2 डॉट बी। s2 डॉट ए में कितनी वैल्यू है, s2 डॉट ए में वैल्यू है 10, s2 डॉट बी में वैल्यू कितनी है 20। तो उस केस में क्या हो रहा है, इन दोनों का सम आया 30। इसको स्टोर कहाँ पर करना है, इसको स्टोर करना है s2 डॉट ए में। s2 डॉट ए का मतलब है ये ऑब्जेक्ट s2 है, इसके अंदर ये वेरिएबल a है, यहाँ पर वैल्यू अभी 10 लिखी हुई है, जो कि ओवरराइट करके वैल्यू हो जाएगी 30। अब इस केस में जब s2 डॉट ए की वैल्यू 30 हो गई, अब यदि आप चाहो s2 डॉट ए में, मतलब 30 जब ये 10 से ओवरराइट होकर के 30 हो गई, तो 30 से पहले कौन सी वैल्यू स्टोर थी, यदि आप वो रिट्रीव करना चाहो, उसको निकालना चाहो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरी पूरी ऑब्जेक्ट पास हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की कोई कॉपी नहीं बन रही है, पूरी पूरी ऑब्जेक्ट पास होकर के जा रही है यहाँ पर ऐड फंक्शन के पास। तो जब आपने यहाँ पर s2 डॉट ए किया, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ये रिटर्न कीवर्ड यहाँ से वाइड हटा सकते हैं, यहाँ से ये हटा सकते हैं, और यहाँ से इंट z की भी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका रिटर्न टाइप है वो वाइड हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, s2 के अंदर जो वेरिएबल a थी, जिसमें वैल्यू पहले 10 थी, वो ओवरराइट हो गई 30 से। अब यदि 30 वैल्यू ओवरराइट होने के बाद आप वापस वाली वैल्यू निकालना चाहो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिनल पर ही सारा का सारा काम हो रहा है, कोई उसकी कॉपी क्रिएट नहीं हुई है। यदि मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल पे ले जाऊं, तो यहाँ पर ओरिजिनल जो पैराग्राफ था इंग्लिश का, उसी पे क्या हुआ, उसी पे चुन्नू ने काम किया, उसी पे मुन्नू ने काम किया, उसी पे कालू ने काम किया। काम करते वक्त यदि मुन्नू से इस पर इंक फैल गई, या ये पेज फट गया, या ये पेज में आग लग गई, तो वो कालू के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और यदि ऐसा कुछ हो गया, इंक सपोज इस पेज पे गिर गई, और आप चाहो कि चुन्नू ने क्या चेंजेस किए थे वो हमको मिल जाए, वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई भी कॉपी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से ओरिजिनल और लाइव डेटा पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ पास बाय वैल्यू में। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में। पास बाय रेफरेंस की बात करें तो पास बाय रेफरेंस में एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि यहाँ पर हमारे पास मेमोरी सेव होगी, मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगा। और डिसएडवांटेज क्या है, सारा का सारा काम आप क्या करते हो, ओरिजिनल डेटा पे करते हो। तो ओरिजिनल डेटा यदि आपका एक व्यक्ति ने करप्ट कर दिया तो वापस उसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता, वापस उसको रीस्टोर नहीं किया जा सकता। वापस आप चाहो उसमें क्या वैल्यू पहले स्टोर थी पता चल जाए तो ये आप नहीं कर सकते हो। तो ये था पास बाय रेफरेंस। अब इसके बाद एक चीज़ आती है, जो टॉपिक आता है वो आता है आपका प्योर फंक्शन एंड इम्प्योर फंक्शन।
अब देख लेते हैं कि ये प्योर फंक्शन क्या होता है। कुछ नया टॉपिक नहीं है, सीधी सी बात है। प्योर फंक्शन, जैसे आपका कोई एक फंक्शन void डिस्प्ले आपने लिखा और void डिस्प्ले के अंदर आपने यहाँ पर यूज़ किया इस तरीके से, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 30 देन प्रिंट। अब ये क्या होगा, ये जो मार्क्स करके वेरिएबल कहीं क्लास में पहले से डिफाइन होगा, जैसे मार्क्स कैलकुलेट करके आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसको हमने क्या प्रिंट कर दिया, इसको हमने प्रिंट कर दिया पास। यदि मार्क्स ग्रेटर देन 30 है देन इट इज़ पास, अदरवाइज दूसरा क्या होगा, बोलो भाई, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इट इज़ फेल। अब ये फंक्शन जो आपका बना है डिस्प्ले फंक्शन, ये क्या कर रहा है, ये एक मेंबर वेरिएबल मार्क्स है, इसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा है, वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा है, बट इसको अपडेट नहीं कर रहा है। इसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा है मगर अपडेट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्योर फंक्शन। इम्प्योर फंक्शन, सपोज आपका कोई एक फंक्शन है जिसका कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज एक कोई फंक्शन है जहाँ पर फंक्शन है void कैलकुलेट, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट करके एक फंक्शन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ सैलरी इज लेस देन 1000, तब क्या करो, सैलरी को 10% का इंक्रीमेंट दे दो। सो 1000 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाई 100, और इतने को मल्टीप्लाइड बाई 10, ऐसा करके प्लस जो सैलरी में वैल्यू थी पहले वैसा कर दो। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सैलरी जो कि मेंबर वेरिएबल है जो कि अपडेट हो रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये हुआ इम्प्योर फंक्शन। इम्प्योर फंक्शन का मतलब है ये मेंबर वेरिएबल्स को यूज़ भी कर रहा है और साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है। मतलब मेंबर फंक्शंस में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है, मेंबर फंक्शंस को अपडेट कर रहा है। तो ये हो गया आपका इम्प्योर फंक्शन। और प्योर फंक्शन का मतलब है कि जो मेंबर वेरिएबल्स को यूज़ तो कर रहा है लेकिन अपडेट नहीं कर रहा है। याद रखने का तरीका, कोई भी नदी है जिसमें हम लोग गंदगी मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्योर हो गया। मतलब हमने उसके ओरिजिनल कंटेंट में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। जो पानी बह करके आ रहा था पहाड़ों से, हमने उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए, उसमें कुछ गंदगी मिला दी, उसमें कुछ कूड़ा डाल दिया, कचरा डाल दिया, तो वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। प्योर का मतलब है हमने उसमें से पानी निकाला, यूज़ तो किया, लेकिन उसमें कुछ हमने मिलावट नहीं करी, उसमें कुछ गंदगी को हमने नदी में नहीं डाला, नदी में नहीं छोड़ा, तो वो हो गया प्योर फंक्शन। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई डिस्कशन। आप लोगों में से यदि किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। और यदि इस वीडियो को देख करके आपका थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी।